आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 1 का, और इस सबक का उन्वान है नावल। बच्चों इस सबक के अंदर नावल की तारीफ़ और तारीख़ के साथ ही मुंशी प्रेमचंद का मशहूर नावल बेवा भी आपके लिए सबक के तौर पर शामिल किया गया है। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने नावल की तारीफ़ हासिल करी, नावल किसे कहते हैं, किस तरह से लिखा जाता है, उर्दू अदब में नावल की तारीख़ क्या है, किस तरह से ये यहाँ पर राइज हुआ है, इन हवालात से हमने मालूमात हासिल की है। दूसरे हिस्से में हमने मुंशी प्रेमचंद की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर की खसूसियात कलाम के हवाले से भी मालूमात हासिल की है। उसके बाद अलग अलग हिस्सों में हम मुंशी प्रेमचंद का नावल बेवा का मुताला कर रहे हैं। इस नावल को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। इस नावल के अंदर कुल 17 बाब हैं। यहाँ पर सबक के तौर पर आपके लिए 8 बाब मुकम्मल और 9वें बाब का कुछ हिस्सा दिया गया है, जिसका हम अलग अलग हिस्सों के अंदर मुताला कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों में नावल बेवा के चौथे हिस्से के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर हम नावल बेवा के चौथे बाब का मुताला करेंगे। बच्चों ये नावल बेवा मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ मशहूर नावल है। हिंदी में ये प्रतिज्ञा के नाम से शाये हुआ था और हिंदी में भी बहुत मकबूल हुआ, बहुत मशहूर हुआ। इस नावल के ज़रिए मुंशी प्रेमचंद ने ख़वातीन की हालात को, औरतों के साथ मुआशरे में क्या होता है, उन हालात की तर्जुमानी की है। आपने सच्चाई दिखाई है कि किस तरह से उनके ऊपर जुल्म और सितम किया जाता है, दबाया जाता है, कमतर समझा जाता है, आगे बढ़ने की इनको तरगीब नहीं दी जाती, ना बढ़ने दिया जाता है। आपने इस नावल में बड़ी खूबसूरती से अक्कासी की है। इस नावल में आपने विधवा विवाह के अहम मुद्दे को उठाया है। विधवाओं की शादी करना मज़हब के हिसाब से ख़राब समझा जाता था, मज़हब को भ्रष्ट करना माना जाता था और विधवाओं की हालात उस वक्त बहुत ख़राब थे। आपने इस नावल के ज़रिए ये मुद्दा ऊपर किया है और पैगाम दिया है कि विधवाओं को भी अपनी ज़िंदगी खुशी से, राज़ी खुशी से जीने का हक़ है। उनको खुद मुख्तार बनाने की आपने इस नावल के ज़रिए कोशिश की है और तजवीज़ पेश किया आपने कि विधवाओं की ब्याह कर देना चाहिए, दोबारा शादी कर देनी चाहिए उनकी, और शादी करने के साथ ही उनके लिए ऐसी चीज़ें की भी शुरुआत करनी चाहिए कि जिससे वो खुद मुख्तार बन सकें। इस नावल में भी आपने एक आश्रम खोला। मुंशी प्रेमचंद का जो किरदार है, यहाँ पर अमृत राय के नाम से जो किरदार है और इसका मरकज़ी किरदार है और कहानी का, नावल का हीरो भी वही है। आखिर में वो एक आश्रम खोलता है और उस आश्रम में वो विधवा बहनों को रखता है और उनके लिए खुद मुख्तारी वाले सामान फराहम कराने की कोशिश करता है। छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वहाँ पर, उनकी वो शुरुआत होती है जिससे वो अपनी इज़्ज़तदार ज़िंदगी जी सकें, मुआशरे में अपने आप को साबित कर सकें, अपने आप के ऊपर होने वाले जुल्मों से किनारा कर सकें। यानी अगर कोई उनकी मदद नहीं करना चाहे तो वो खुद भी अपने आप से अपने आप को तरक्की के रास्ते के ऊपर ले जाएं। तो विधवा विवाह के मसले को यहाँ पर उठाया गया है। इस नावल के अंदर कई किरदार हैं और बहुत अहम किरदार हैं। नावल को कई हिस्सों के अंदर तकसीम है। यहाँ पर चौथे हिस्से का मुताला करेंगे। इससे पहले हिस्से के अंदर बच्चों हमने अलग अलग हिस्सों के अंदर मुताला किया कि बाबू अमृत राय, जो मैंने आपको बताया कि इस नावल का मरकज़ी किरदार है, एक संजीदा शख्स है, एक मतीन शख्स है, अपनी जिम्मेदारियां समझता है, मुआशरे के लिए उसे क्या करना चाहिए वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ है। उसका एक दोस्त है दाननाथ, जो ज़रा सा लापरवाह किस्म का है, लेकिन दर्द भरा दिल उसका भी है, लेकिन वो अपने दिल की गहराइयाँ लोगों के ऊपर जाहिर नहीं करता, दिल के राज दिल में दबाए रखता है। ऊपर से खुश दिखता है लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी है। दुखी की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। अमृत राय एक लड़की से मोहब्बत करते हैं, प्रेमा नाम की लड़की है और उससे इनकी शादी भी होने वाली है। वो लड़की भी इनसे मोहब्बत करती है। अमृत राय की शादी पहले उस लड़की की बड़ी बहन से हुई थी, जो कम उम्र के अंदर ही इसका इंतकाल हो गया। ये बच्चे की पैदाइश के दौरान ही उसका इंतकाल हो गया था। बाबू अमृत राय बड़े दुखी हुए। उसी वक्त बाबू अमृत राय की ज़िंदगी के अंदर प्रेमा आई। प्रेमा से आप मोहब्बत करने लगे और शादी भी तय हो गई, क्योंकि आप रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इज़्ज़तदार थे, शोहरत में आपकी कोई कमी नहीं थी। तो प्रेमा के वालिद बद्री प्रसाद ने आपके यहाँ इसका रिश्ता कर दिया प्रेमा का। दाननाथ भी प्रेमा से मोहब्बत करता था, यही दर्द उसके मन में था, लेकिन दाननाथ अमृत राय से कमज़ोर था, हर मामले में कमज़ोर था, रुपये पैसे में भी कमज़ोर था, इज़्ज़त और शोहरत में भी कमज़ोर था और आदत और एतवार चाल चलन में भी बाबू अमृत राय का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए
दाननाथ से प्रेमा की शादी ना हो पाई और प्रेमा का रिश्ता बाबू अमृत राय के यहाँ तय पाया गया। बाबू अमृत राय और प्रेमा दोनों इस शादी से राजी थे। दाननाथ ने अपनी ख्वाहिश को अपने दिल में ही दबा लिया और दोबारा कभी इस ख्वाहिश को आपने जाहिर नहीं किया, क्योंकि बाबू अमृत राय भी इनके दोस्त थे। दोस्तों के अंदर निफाक बढ़ता, दोस्ती के अंदर दुश्मनी बदल सकती थी, तो उस बात को उन्होंने जब्त कर लिया। बाबू अमृत राय एक महफिल में जाते हैं, एक मजहबी तकरीब में जाते हैं। उस तकरीब के अंदर पंडित अमरनाथ नाम के एक विद्वान हैं, बड़े समाज सुधारक हैं, समाज सुधार के काम करते हैं। उस तकरीब में आपने तकरीर की कि वो लोग जो अपनी बीवियों को खो चुके हैं, उन लोगों को कुंवारी लड़कियों से शादी करने का कोई हक नहीं है। वो समझाते हैं कि जिस तरह से कुंवारी लड़कियां की शादी कुंवारे लड़कों से होनी चाहिए, उसी तरह से विधुर लड़कों की, यानी जिनकी बीवियां को इंतकाल हो चुका है, उनकी शादी विधवाओं से होनी चाहिए। ये बात बाबू अमृत राय के मन के ऊपर गहरा असर कर जाती है, उनके ज़मीर को चोट पहुंचती है। वो देखते हैं कि मुआशरे के लिए मेरी जिम्मेदारी क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं भी तो दागे मुफारकत खा चुका हूँ, मेरी बीवी का भी इंतकाल हो चुका है और मैं फिर से कुंवारी लड़की से शादी कर रहा हूँ। उनको ये बात नागुज़ीर गुजरती है और वो प्रेमा से शादी से इनकार कर देते हैं। प्रेमा से शादी से इनकार कर देते हैं तो घर में इनके हंगामा मच जाता है, कोहराम मच जाता है। लाला बद्री प्रसाद जो प्रेमा के वालिद हैं, ये बहुत गुस्सा करते हैं। इनकी बीवी देवकी भी बहुत गुस्सा करती है, चाहते हैं किसी तरह से बाबू अमृत राय मान जाएं, लेकिन बाबू अमृत राय अपने फैसले से टस से मस नहीं होते। प्रेमा भी इनके फैसले को कबूल करती है। प्रेमा को भी बताया कि बाबू अमृत राय एक जिम्मेदार आदमी है, अच्छे इंसान है और इनको जो अच्छाई का काम के ऊपर ही निकले हैं, मैं इनके अच्छाई के काम में रोड़ा नहीं डालूंगी। तो इस तरह से दूसरा बाब भी हमारा मुकम्मल हो जाता है। पूर्णा का किरदार हमारे सामने जाहिर होता है। पूर्णा लाला बद्री प्रसाद के पड़ोसी वसंत कुमार की बीवी है। वसंत कुमार सरकारी मुलाजिम है। दोनों मियाँ बीवी आपस में खुश रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं। और एक दिन यह हादसा पेश आता है, होली वाले दिन आप नदी के लिए नहाने जाते हैं वसंत कुमार, और वहाँ उनका इंतकाल हो जाता है। पूर्णा बेवा हो जाती है। बेवा होने से पहले पूर्णा बाबू अमृत राय के काम को हकीर समझती थी। पूर्णा और प्रेमा ये दोनों सहेलियां भी थी, आपस में बैठती थी, एक दूसरे के दर्द दुख सुख हर जगह में वो शामिल रहती थी, हर चीज के अंदर वो एक दूसरे के साथ रहती थी। प्रेमा ने उनको बताया कि बाबू अमृत राय मेरे से शादी करने के लिए अब तैयार नहीं है, वो किसी विधवा से ही शादी करेंगे, अब वो कुंवारी लड़की से शादी नहीं करेंगे। तो पूर्णा हैरत में पड़ जाती है और फिर वो अपना नजरिया भी जाहिर करती है कि वो इस मुद्दे को कैसे देखती है। वो कहती है कि समाज की जो बुराइयां हैं, इसे हमें दूर करने का हमें हौसला नहीं है। वो कहती है कि समाज की जो बुराइयां हैं, इसे हम दूर नहीं कर सकते। ये बुराइयां भगवान की बनाई हुई हैं। भगवान की बनाई हुई चीज के अंदर हमारी क्या औकात है कि हम कुछ रद्द-बदल कर सकते हैं, कुछ फेरबदल कर सकते हैं। तो वो विधवा विवाह के खिलाफ रहती है, लेकिन किस्मत का करना कुछ ऐसा होता है कि एक हादसे के सबब उसके जो पति का इंतकाल हो गया है पानी में डूबकर, अब पूर्णा भी विधवा हो गई है। अब इसकी जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं, किस तरह से इसकी जिंदगी गुजरेगी, वो हमें चौथे हिस्से के अंदर बेवा के दिखाया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि पूर्णा की जिंदगी अब आगे की किस तरह से गुजर होती है। यहाँ पर लाला बद्री प्रसाद जो एक हसास दिल के मालिक हैं, पूर्णा को अपने घर के अंदर लेकर आते हैं। इनका बेटा कमला समझाता है और पूर्णा को ये भी अपने साथ ले आता है और अपने घर में रखते हैं। वहाँ पर इसकी बहुत एहतराम किया जाता है, इज्जत किया जाता है। लेकिन वो कुछ वक्त के लिए ही, आगे क्या हालात होने वाले हैं वो अगले हिस्सों के अंदर, अगले बाब के अंदर आएगा। यहाँ पर जो तीसरा बाब था इसका बेवा का, वहाँ पर वसंत कुमार का इंतकाल हो चुका है, पानी में डूब चुके हैं। उसके बाद के हालात बाब 4 में दिखाए गए हैं। यहाँ पर हम लाला बद्री प्रसाद के घर से शुरुआत करेंगे और यहाँ पर लाला बद्री प्रसाद वसंत कुमार के खात्मे के बाद जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो जिम्मेदारियां खुद उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो उसे अपना भाई की तरह मानते थे, बेटे की तरह मानते थे, और फिर जात भी एक थी और दर्दमंदाना दिल था उनका, पड़ोसी भी थे। तो वो सारी जिम्मेदारियां खुद उठाते हैं और उन जिम्मेदारियों को लेकर आगे चलने का अहद करते हैं। इस हिस्से के अंदर पूर्णा की आगे की जिंदगी दिखाई गई है। तो हम शुरू करते हैं। वसंत कुमार पानी में डूब चुके हैं, इंतकाल हो चुका है और 13 दिन उस बात को बीत चुके हैं। लाला बद्री प्रसाद की शराफत मशहूर थी, उनसे ठक्कर कोई पैसा भी न ले सकता था। मजहब के मामले में वो बहुत ही फराख दिल थे। खुदगर्जियों से वो कोसों भागते थे, मगर मोहताजों की मदद करने में कभी न चूकते थे।
ये लादा बद्री प्रसाद की खसलत बताई जा रही है। प्रेमा के वालिद की जो पहले अमृत राय के ससुर भी होने वाले थे, लेकिन जब मना कर दिया अमृत राय ने शादी से तो वो नाराज हो गए और अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच वसंत कुमार का इंतकाल हो गया है। अब वसंत कुमार को जबकि बेटा की तरह समझते थे, पूर्णा इनकी बेटी से घुली मिली थी, सहेली की तरह रहती थी, तो उसकी जिम्मेदारी ये खुद निभा रहे हैं। तो इनका किरदार बताया जा रहा है कि बहुत ईमानदार किस्म के, नेक किस्म के इंसान है ये, खुदगर्जियों से दूर रहते हैं, बुरे लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन अपनी सखावत के लिए मशहूर हैं। मदद करते हैं लोगों की, जहां भी देखते हैं परेशानी के अंदर कोई इनको नजर आता है उसकी मदद के लिए फौरन ही वहां पर चले जाते हैं और जो इनका मादा होता है, जितनी इतनी कुव्वत होती है, उस हिसाब से मदद करने की कोशिश करते हैं। तो मोहताजों की मदद करने में ये कभी नहीं चूकते। हाँ, ये खुदगर्जियों को पहचानते हैं कि जो दिखावटी के मोहताज बन रहे हैं, दिखावटी के गरीब बन रहे हैं, दिखावटी के फकीर बन रहे हैं, उनसे ये दूर रहते थे। फिर पूर्णा तो उनकी पड़ोसन ही नहीं, ब्राह्मणी भी थी। इस पर उनकी लड़की की सहेली उसकी मदद क्यों ना करते? जब वो दुनिया भर की मदद कर रहे हैं तो पूर्णा तो खुद उनकी लड़की की सहेली है, पड़ोसन है, और फिर जात के मामले के अंदर भी उनकी ही जात की है, एक तरह से बेटी हुई, तो उसकी मदद वो क्यों नहीं करते? जब दुनिया भर को वो पैसा दे रहे हैं, दुनिया भर की मदद कर रहे हैं, फौरन मदद के लिए आप आगे बढ़ गए। क्योंकि पूर्णा के घर के अंदर वसंत कुमार के इंतकाल के बाद कोई नहीं बचा था, पूर्णा अकेली रह गई थी। पूर्णा के घर वाले भी आए और आकर चले गए, उनको कोई मतलब नहीं था, और वसंत कुमार के घर वालों ने भी पूर्णा से कोई नाता नहीं रखा कि हमारा लड़का गया, हमारा बेटा गया, तो अब इससे क्या मतलब है। पूर्णा अकेली रह गई थी, इसलिए इनकी जिम्मेदारी लाला बद्री प्रसाद निभा रहे हैं। पूर्णा के साथ 2-4 मामूली गहनों के सिवा और क्या था। 13वीं के दिन उसने वो सब गहने लाकर लाला जी के सामने रख दिए और आबदीदा होकर बोली, मैं अब इन्हें रखकर क्या करूंगी। पूर्णा के पास कुछ भी नहीं था, लाला जी सारे खर्च निपटा रहे हैं। इंतकाल के बाद कई तरह की रस्में होती है, कई तरह के खाने वगैरह वहां पर उस वक्त किए जाते थे, बहुत खर्चा होता है उसके अंदर। तो जितना भी खर्चा था वो सब लाला बद्री प्रसाद उठा रहे थे। अब जब लाला बद्री प्रसाद खर्चा उठा रहे थे तो पूर्णा ने इनको देखा और देख के उसने सोचा कि ये खर्चा उठा रहे हैं तो मैं जितना हो सके अपनी तरफ से इनकी मदद करूं, इनको अपनी तरफ से पैसा ले जाकर दूं। तो गहने थे इसके पास, ज्यादा पैसा नहीं था, इतनी तनख्वाह इनकी नहीं थी, मुलाजिम थे, तो पैसा कुछ जमा नहीं था, गहने थे। पूर्णा ने अपने गहने ही लेकर आ गई और बद्री प्रसाद के सामने रख दिए। आंखों में आंसू आ गए, आप दीदा आंखें, आंसुओं से भरी हुई आंखें, आप दीदा, मैं अब इन्हें रखकर क्या करूंगी, अब मेरे किस काम के, आप इन्हें रख लीजिए और जो भी आपका खर्चा हुआ है इन आखिरी कामों के अंदर आप उस खर्चे को, इसको बेच के खर्चा निकाल लीजिए। बद्री प्रसाद ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, रिक्कत आमेज रोते हुए लहजे के अंदर, जिसमें रोने का एहसास हो, जिस लहजे के अंदर, तो डबडबाई भी आंखों के साथ और थरथराते लहजे के साथ बोले, मैं इन्हें लेकर क्या करूंगा बेटी, तुम ये ना समझो कि मैं धर्म या पुण्य समझकर ये कर रहा हूं, ये मेरा फर्ज है। इन गहनों को अपने पास रखो, कौन जाने किस वक्त उनकी जरूरत पड़े। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें अपनी ही बेटी समझता रहूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। ये बद्री प्रसाद का दर्दमंदाना दिल कह रहा है, उनका हमदर्दी का जोश कह रहा है, हमदर्दी का जज्बा कह रहा है। पूर्णा ने अपने गहने लाकर इनके सामने रख दिए कि ये मेरे गहने हैं, इसको बेच दीजिए और जो पैसे आए उसमें जो खर्च हुआ है वो आपका खर्च ले लीजिए। बद्री प्रसाद मना करते हैं कि बेटी मैं इनका क्या करूंगा लेकर, ये मेरे किस काम के हैं, मेरे पास धन दौलत की जायदाद की कोई कमी नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तुम मेरी बेटी की तरह हो, ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे पर कोई एहसान किया है। ये काम मैं इस तरह कर रहा हूं कि जैसे तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें अपनी बेटी मानकर मैं सारे कामों को अंजाम दे रहा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगा, मैं पूरी करूंगा। बद्री प्रसाद सारी जिम्मेदारियां इसका लेने की बात करते हैं। 13वीं बड़े धूम से हुई, कई सौ ब्राह्मणों ने खाना खाया, दान दक्षिणा में भी कोई कमी न की गई। 13वीं इंतकाल के 13वें दिन होने वाली रसूमात जो हैं, इसमें खाना वगैरह होता है, ब्राह्मण जमा होते हैं बहुत सारे, और फिर उनको दान दक्षिणा दी जाती है, तरह तरह के खाने इनके लिए पकाए जाते हैं, खूब नेमतों से इनको नवाजा जाता है। तो जिस तरह के काम रस्म रिवाज के मुताबिक होते थे, सारे काम बद्री प्रसाद ने अपने खर्चे के ऊपर अंजाम दिए। कोई पूर्णा से 1 रुपया नहीं लिया, एक गहना नहीं लिया, जितने भी काम करने थे दान पुण्य वाले सब आपने खुद ने कर दिए। अब 13वीं का दिन खत्म हो गया, रात काफी ज्यादा हो गई थी, रात के 12 बज गए हैं।
रात के 12 बज गए थे। लाला बद्री प्रसाद ब्राह्मणों को खाना खिलाकर लौटे तो देखा कि प्रेमा उनके कमरे में खड़ी है। बोले, यहां क्यों खड़ी हो बेटी? रात बहुत हो गई है, जाकर सो रहो। क्यों यहां पर अभी तक खड़ी हुई हो? बहुत रात हो गई है। प्रेमा, आपने अभी खाना नहीं खाया है ना? प्रेमा अपने वालिद का इंतजार कर रही है कि मेरे बाबा परेशान होकर आए हैं, दिन भर कामकाज में लगे हुए हैं, भागा दौड़ी के अंदर मसरूफ थे, खाना खाने का वक्त नहीं मिला, तो अब मैं अपने वालिद को खाना खिलाकर ही जाऊंगी। इस इंतजार में वो लाला जी के कमरे के बाहर ही खड़ी थी और वो आए तो उनको खाने के लिए पूछ रही है कि अब मैं खाना लगा दूं, आप आ गए। बद्री, अब इतनी रात गई, मैं खाना ना खाऊंगा, थक भी बहुत गया हूं, लेटते ही सो जाऊंगा। नींद आ रही है, उनको थक गए हैं, तो बोला अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब मैं तो बस सोऊंगा। ये कहकर बद्री प्रसाद पलंग पर बैठ गए और एक लम्हे के बाद बोले, क्यों बेटी, पूर्णा के मायके में कोई नहीं है? मैंने उससे ना पूछा कि शायद उसको रंज हो, अब बेटी से पूछ रहे हैं कि क्या पूर्णा के मायके में कोई है या नहीं है? इतना बड़ा काम हुआ और किसी ने आके नहीं देखा, किसी ने आके नहीं पूछा कि हमारी बेटी किस हाल के अंदर है, क्या कर रही है, कैसा उसका शौहर का क्या हुआ, क्या हादसा हुआ, किसी ने आके नहीं पूछा। तो बद्री प्रसाद अपनी बेटी से पूछ रहे हैं, प्रेमा से पूछ रहे हैं कि तुम्हें कुछ मालूम हो तो बताओ कि इसके मेके वाले कहाँ हैं, क्या हैं? मैंने पूर्णा से नहीं पूछा, पूछता तो हो सकता है कि उसको गम होता, रंज होता, दुख में और डूब जाती कि मेरे घर से कोई नहीं आया। अब प्रेमा बता रही है, मायके में कौन है? माँ बाप पहले ही मर चुके थे, मामा ने ब्याह कर दिया था, मगर जब से ब्याह हुआ फिर कभी झांके तक नहीं। ससुराल में भी सगा कोई नहीं है, पंडित जी के दम से नाता था, यानी पूर्णा का कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। माँ बाप तो पहले ही इंतकाल कर गए थे। कुछ वक्त के बाद मामा ने शादी कर दी बड़े होने के बाद, और शादी के बाद एक दिन भी आके नहीं देखा कि किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। और जो वसंत कुमार के घर वाले हैं उनको भी इससे कोई मतलब नहीं था, और पंडित जी के मरने के बाद तो किसी ने इससे वास्ता ही नहीं रखा पूर्णा से। वो पंडित जी के मरने के बाद कि हमारे बेटा गया हमारा, तो अब हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। इससे पूर्णा बिल्कुल अकेली रह गई, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है उसके। बद्री प्रसाद ने बिस्तर की चादर बराबर करते हुए कहा, मैं सोचता हूं कि पूर्णा को अपने ही मकान में रख लूं तो क्या हर्ज है? अकेली औरत कैसे रहेगी? बद्री प्रसाद तजवीज पेश कर रहे हैं पूर्णा के सामने कि अकेली है, कोई आगे पीछे नहीं है, उसके परेशान है बेचारी, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं ये सोच रहा हूं कि उसे अपने घर ही ले जाऊं, यहीं वो खा ले पी लेगी, यहीं तुम्हारे साथ रह लेगी और अकेली का उसका मन भी नहीं लगेगा। प्रेमा, होगा बहुत अच्छा, मगर अम्मा जी माने तब तो। बद्री, मानेगी क्यों नहीं? पूर्णा तो इनकार ना करेगी ना। प्रेमा इस तजवीज से खुश हुई कि अच्छी बात है, पूर्णा यहां पर आ जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन फिर वो परेशान होती है प्रेमा और कहती है कि वो तो आ जाएगी, अच्छा होगा ये बात हम ले आए, लेकिन अम्मा थोड़ी मानेंगी उसको यहां पर लाने के लिए। तो बद्री कहती है कि अम्मा की तो मुझ पे छोड़ो, अम्मा को तो मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मानेगी वो? तुम तो ये बताओ, पूर्णा मानेगी ना मानेगी, या पूर्णा आने से मना कर देगी? प्रेमा, पूछूंगी, मैं समझती हूं कि उन्हें इनकार ना होगा। प्रेमा कहती है कि मैं पूर्णा से पूछ लूंगी और मुझे लगता है कि वो इनकार नहीं करेगी, वो आ ही जाएगी यहां पर। बद्री, अच्छा मान लो कि वो अपने ही घर में रहे तो उसका खर्च कोई 20 रुपया में चल जाएगा, अपने ही घर में, यानी ये यहां आने से इनकार कर देती है। अगर वो कहती है कि नहीं मैं अपने घर में ही रहूंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो बद्री प्रसाद कहता है कि मैं कुछ ऐसा इंतजाम कर दूं कि उसका घर का खर्च चल जाए। तो ये कहता है कि 20 रुपए में उसका घर का खर्च चल जाएगा क्या? प्रेमा ने एहसानमंद निगाहों से वालिद की तरफ देखकर कहा, बड़े मजे से। पंडित जी 50 रुपया तो पाते थे। प्रेमा ने एहसानमंद निगाहों से अपने वालिद को देखा कि अगर तुम ऐसा काम कर दोगे तो पूर्णा के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। खुशी खुशी बोली कि हाँ, आराम से चल जाएगा 20 रुपए के अंदर। पंडित जी की तनख्वाह 50 रुपए ही तो थी, 50 रुपए में दोनों का काम चलता था, तो 20 रुपए में पूर्णा का काम बड़े आराम से चल जाएगा। बद्री प्रसाद ने तशवीश के लहजे में कहा, मेरे लिए 20, 25, 30 सब बराबर हैं, मगर मुझे अपनी जिंदगी ही की बात तो नहीं सोचनी है। अगर आज ना रहूं तो कमला कल कोई कोड़ी फोड़ कर ना देगा, उसके लिए कोई मुस्तकिल बंदोबस्त कर देना चाहता हूं। बद्री प्रसाद परेशान हो गए। वो बोले कि 20 रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 30 दे दूं तब भी कोई मामला नहीं है, 50 भी मैं उसको दे सकता हूं,
तनख्वाह उसकी 50 थी वसंत कुमार की, मैं 50 रुपये भी उसको दे सकता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परेशानी ये है कि मैं जिंदा हूँ, जब तक तो दे दूंगा, लेकिन मेरे बाद तुम जानती हो कमला कैसा है। कमला एक कंजूस किस्म का था, वो देने वाला इनको नजर नहीं आ रहा था बद्री प्रसाद को। उन्होंने कहा कि कल को मेरे 100 बरस पूरे हो गए तो मेरे बाद क्या होगा उसका, तो मैं चाहता हूं उसका मुस्तकिल इंतजाम कर दूं, मुस्तकिल हमेशा वाला इंतजाम कर दूं, ऐसा कर दूं कि मेरे मरने के बाद भी जब तक ये जिंदा है इसका काम चलता रहे, ये कभी बेचारी परेशान ना हो। मुस्तकिल यानी हमेशा रहने वाला। अभी हाथ में रुपया नहीं है, वरना कल ही 4000 रुपए किसी मोतबर बैंक में जमा कर देता, सूद से उसकी परवरिश होती रहती, ये शर्त कर देता कि असल में उसको कुछ ना दिया जाए। वो कहते हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, हाथ में नहीं है, वरना मेरा मन तो ये है कि इसके नाम के ऊपर बैंक में 4000 रुपए जमा करा दूं। 4000 रुपए बच्चों उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी रकम है। जब आप देखो 50 रुपए में 2 आदमियों का घर का खर्च चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं 50 रुपए के अंदर उनके, और 20 रुपए के अंदर एक आदमी पूरे महीने खा लेता है, बैठकर अच्छी तरह आराम से खा लेता है, तो उस वक्त 4000 रुपए बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो बद्री प्रसाद कहते हैं कि मेरे पास अभी रुपये नहीं है, रुपये आएंगे तो मैं ये सोच रहा हूं कि 4000 रुपए इसके नाम से, पूर्णा के नाम से किसी मोतबर बैंक में, मोतबर एतबार के काबिल अच्छे बड़े बैंक के अंदर इसके नाम से पैसे जमा करा दूं। 4000 रुपये से जो सूद आएगा, जो ब्याज आएगा, उस ब्याज से पूर्णा की जिंदगी चलती रहेगी। 20, 25, 50 जो भी आए वो इससे खर्चा चला लेगी। और उसमें मैं शर्त भी डाल दूंगा कि कभी भी इसको असल में से कुछ ना दिया जाए, सिर्फ सूद दिया जाए इसको, और असल हमेशा बैंक में जमा रहे। दफतन कमला प्रसाद आंखें मलते हुए आकर खड़े हुए और बोले, अभी आप सोए नहीं? गर्मी लगती है तो पंखा लाकर रख दूं, रात ज्यादा हो गई है। कमला प्रसाद आंखें मलते हुए आ रहे हैं, यानी आवाज सुनी होगी उन्होंने, सो रहे होंगे तो अचानक आ गए उठ के कि आवाजें कहां से आ रही हैं। देखा तो अभी इनके बाप भी जाग रहे हैं और जो बहन है प्रेमा वो भी जाग रही है, दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जाकर कहते हैं कि अभी तक आप सोए नहीं, सोने का वक्त हो गया है, रात काफी ज्यादा हो गई है, गर्मी लग रही है तो मैं पंखा लाकर रख दूं तो आप आराम से सो जाइएगा। बद्री, नहीं गर्मी नहीं है, प्रेमा से कुछ बातें करने लगा था, तुमसे भी कुछ सलाह लेना चाहता था, तुम आप आ गए। मैं सोचता हूं पूर्णा यहीं आकर रहे तो क्या हर्ज है। बद्री जो है कमला प्रसाद से पूछते हैं कि अगर मैं पूर्णा को यहां पर ले आऊं तो इसमें क्या हर्ज है, क्या कोई परेशानी तुम्हें तो नहीं है? सोते सोते उठकर आया था कि क्या बातचीत हो रही है, और बताया कि नींद नहीं आ रही तो पंखा लाऊं। तो बद्री प्रसाद कहते हैं गर्मी तो नहीं है, कुछ हम सलाह मशवरा कर रहे हैं यहां पर बैठे हुए, और तुम्हें से भी बात करनी थी, अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए। अब तुम बताओ, अगर पूर्णा को अपने घर में ले आते हैं, बेचारी गरीब है, उसके शौहर का इंतकाल हो गया है, तो यहां पर ले आए तो तुम्हें तो कोई हर्ज नहीं होगा। कमला प्रसाद ने आंखें फाड़कर कहा, यहां अम्मा नाराजी होगी। अम्मा के ऊपर छोड़ रही है अभी कि आप ले तो आओगे लेकिन अम्मा राजी नहीं होगी। तो बद्री जवाब देते हैं, अम्मा की बात छोड़ दो, अम्मा की तुम फिक्र मत करो, अम्मा को मनाना मेरा काम है, मैं बात करूंगा अम्मा से कि वो क्यों नहीं मानेगी। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हें कोई एतराज हो तो वो बताओ, अम्मा की क्या काटना है, अम्मा की बात छोड़ दो। कमला प्रसाद ने जोर देकर कहा, मैं तो कभी सलाह ना दूंगा, दुनिया में सभी तरह के आदमी हैं, ना जाने लोग क्या समझे। कमला प्रसाद खुद का नजरिया जाहिर कर रहा है। पहले तो अम्मा का नाम लिया कि अम्मा नाराज होगी, तो बद्री प्रसाद मना करता है कि अम्मा की बात मत करो, तुम तो अपना नजरिया बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो फिर वो अपना नजरिया बताता है कि भाई मेरे तो ये है कि 2 लोग देखेंगे, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तो क्या कहेंगे, क्या बातें बनाएंगे, तरह तरह की बातें पूर्णा को देखकर बनाएंगे, तो इसमें तो अच्छा ये है कि ना बुलाएं तो अच्छा है। जरा दूर तक सोचिए। अपने वालिद से कहते हैं कि अभी इसका दुख दर्द देख के आप ले आओगे, आगे क्या क्या बातें बनेंगी, किस किस तरह की पीछे से बातें होंगी, बदनामी हमारी भी हो सकती है, तो दूर तक की, आगे तक की सोचिए। बद्री, इसकी परवरिश के लिए तो कोई ना कोई इंतजाम करना ही होगा, यानी पूर्णा को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, अब उसके कोई नहीं है संभालने वाला, बेचारी गरीब है, कोई इंतजाम उसके लिए नहीं है, तो हमें खुद को ही उसकी परवरिश के इंतजामात करने हैं, हमें खुद को ही तैयारियां करनी है कि उसकी जिंदगी आराम से गुजर सके। कमला, हम क्या कर सकते हैं? बद्री, तो और कौन करेगा? कमला कहता है जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोड़ी है,
पड़ोसी थी, हमारे इंतकाल हो गया, अब उसके बाद वो जाने, उसके घर वाले जाने, नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो बद्री प्रसाद को गुस्सा आ जाता है कि तुम कह रहे हो कि हम नहीं कर सकते, तो और कौन करेगा हमारे अलावा, हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है इसकी, अब कोई नहीं है इसके आगे पीछे। कमला, शहर में हम ही तो नहीं है और बहुत से मालदार लोग हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक हम भी कुछ इमदाद कर देंगे। कमला भी जवाब देता रहता हर चीज का। वो कह रहा कि शहर में हम ही थोड़ी है, बात चल रही है कि पूर्णा के इंतजाम की। कमला ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो बद्री कह रहा है किसकी जिम्मेदारी है। कमला कह रहा है कि शहर में तो बहुत लोग हैं, सबको करना चाहिए इंतजाम, हम भी हमारी तरफ से जो इमदाद होगी, जो मदद करनी होगी वो कर देंगे, लेकिन सारी जिम्मेदारी हम थोड़ी लेंगे। बद्री प्रसाद ने तमस्कर करते हुए कहा, मजाक करते हुए कहा, हंसते हुए कहा, तो चंदा खोल दिया जाए, क्यों, अच्छी बात है, तो जाओ घूम घूम के चंदा वसूल करो। वो कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, तो वालिद कह रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है, तो बोले सबकी जिम्मेदारी है, सब इसकी मदद करेंगे। तो वालिद कह रहे हैं बद्री प्रसाद, तो तुम ये चाहते हो कि चंदा करें इसके लिए, पूरे शहर भर से हम पैसा जमा करते रहे, ठीक है, यही चाहते हो तो जाओ चंदा जमा करो, लोगों से पैसे जमा करो, तुम चाहते हो ना सब मिलकर मदद करें, तो पैसे जमा करेगा कौन, वो भी तुम ही करोगे, जाओ करो। तो बद्री जवाब देता है, मैं क्यों चंदा जमा करने लगा, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। तब बद्री कहते हैं, तब कौन करेगा, बताओ कौन ऐसा आदमी है जो यहां पर आकर इसकी मदद करेगा, इसके लिए चंदा जमा करेगा। इस बात से कमला लाजवाब हो जाता है, फिर वो खामोश हो जाता है। बद्री कहते हैं, तब कौन करेगा। तो कमला प्रसाद ने इस मामले में मुत्तली गौर ना किया था, बेदरी से बोला, आखिर आपने कोई तजवीज़ सोची होगी, जो मुनासिब को समझे वो कीजिए। अब वो खामोश हो गया और वो कहता है कि अब आप जैसा चाहें वैसा करें, जो आपने तजवीज़ सोच रखी हो उसके मुताबिक ही आप कामों को अंजाम दें। मुत्तली गौर ना किया था, बिल्कुल भी गौर नहीं किया था, मतलब ऐसा मामला भी पेश आने वाला है। बद्री, मैं क्या करूंगा, मेरी तजवीज़ की अब वक़्त ही क्या है, चरागे सहरी हूं, मेरी ज़िंदगी का क्या ठिकाना, आज मरा कल दूसरा दिन, मेरी आंखें बंद होते ही तुम सब दरहम बरहम कर डालो तो मुफ्त में और बदनामी हो। बद्री प्रसाद गुस्से में आ गए हैं, अपने बेटे से बहस हो रही थी, अब बेटा कह रहा है कि आप जैसा ठीक समझो वो मानो, मुझे पता नहीं, आपने कुछ तजवीज़ पेश रखी होगी, कुछ सोच रखा होगा, उस सोचे के मुताबिक ही आप काम को अंजाम दो, काम कर लो। तो बद्री प्रसाद भी गुस्से के अंदर वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, मेरी वक़्त ही कहाँ रही है, मेरी हैसियत ही कहाँ रही है, मुझसे तो तुम बहस कर रहे हो, मैं अभी कोई फैसला कर दूं तो तुम कल को सारा बदल दोगे। मैं तो चराग सहरी हो गया हूं, चराग सहरी यानी आखिरी वक्त का चिराग जो बुझने वाला है, अभी मैं मरा तो कल दूसरा दिन हो जाएगा और कल तुम दूसरे दिन सारे फैसले मेरे बदलोगे, दरहम बरहम इधर उधर कर देना, उठा पटक उल्टा पुल्टा कर देना। तो बद्री प्रसाद उसको डांटता है कि मेरे फैसले जो मैं लूंगा मुझे पता नहीं तुम उसको रखोगे ही नहीं रखोगे, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन तुम्हारा तो नजरिया ही नहीं है, और अब यूं और कह रहे हो कि तुम जैसा कहोगे वैसा कर लूंगा। बद्री प्रसाद गुस्से में आ गए हैं। कमला प्रसाद ने बहुत रंजीदा होकर कहा, आप मुझे इतना कमीना ख्याल करते हैं ये मुझे मालूम ना था। उसने कहा कि मैं मर जाऊं तो तुम तो मेरे काम भी पूरे ना करोगे, मेरे फैसले कल को पलट दोगे, मैं किसी के लिए कुछ कर दूं तो तुम उसको मुस्तकिल नहीं रखने वाले, उसको चलाने वाले नहीं हो, तुम उसमें बदलाव कर दोगे। ये बात सुनकर कमला प्रसाद के दिल के ऊपर ठेस लगती है, उसको सदमा लगता है, उसके भी आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि आपने मुझे इतना नीच समझ रखा है, मुझे मालूम नहीं था, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन तुमने मुझसे कैसी बात कह दी कि मैं तुम्हारे फैसले नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता हूं। बाप बेटे के बीच में बात है ये अभी। बद्री प्रसाद बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ये देख कर के मेरी बातों से उसे सदमा पहुंचा है, उन्होंने फौरन बात बनाई, नहीं नहीं मैं तुम्हें कमीना नहीं समझता, बहुत मुमकिन है कि आज हम जो बात कर सकते हैं वो कल के हालात तब्दील हो जाने के बाद ना कर सकें। बद्री प्रसाद बात बना रहे हैं, उनको लगा कि मैंने ज्यादा ही सख्ती के साथ पेश आ गया हूं, ज्यादा सख्त बातें मैंने अपने बेटे को बोल दी है, वो नाराज हो गया है और अब वो बेचारा आंखों में आंसू ले आया और वो कह रहा है कि आपने मुझे इतना नीच समझ लिया है। तो बात बनाते हैं, नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम बदल दोगे, मैं तो यूं कह रहा हूं कि क्या पता आज जैसे हालात कल रहे या नहीं रहे, हो सकता है कि आज हमारे पास सब कुछ है, कल ही कुछ नहीं रहे, कल हमारे पास कमी आ जाए, हमारा बिजनेस जो है, काम धंधे जो है वो कमजोर पड़ जाए, तो हम आज जो काम शुरू कर सकते हैं तो हम कह नहीं सकते कि कल भी वो काम होता रहेगा या आगे वाले ज़माने के अंदर भी वो काम होता रहेगा, क्योंकि मुस्तकबिल किसी ने देखा नहीं है,
क्या है क्या नहीं है, आने वाले वक्त में क्या बदलाव होएगा, किसी को पता नहीं है। इस तरह से बद्री प्रसाद ने बात संभालने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि बेटा तेरा दिल दुखाने का मेरा इरादा नहीं था, मेरा कहने की बात यह थी, लेकिन मैं थोड़ा सख्ती से कह गया हूं। कमला, ईश्वर ना करे मैं वो मुसीबत झेलने के लिए बैठा रहूं। वो कहता है कि बाप ने कही कि कल को हो सकता है कुछ भी हो जाए, हमारा बिजनेस खत्म हो जाए, व्यापार वगैरह खत्म हो जाए हमारा, और हम आज जो किसी काम के लिए हम इत्तेहाद कर रहे हैं, आज किसी काम के लिए अहद कर रहे हैं, कल को वो काम हम नहीं कर सके, हमारी मजबूरी हो जाए। तो कमला कहता है कि ईश्वर ना करे कि मैं वो मुसीबत झेलने के लिए बैठा रहूं, वो मुसीबत नहीं आए उससे पहले मैं निकल जाऊं, मैं सुधार जाऊं। लेकिन इतना कह सकता हूं कि आप जो कुछ कर जाएंगे उसमें कमला प्रसाद को भी किसी हालत में एतराज ना होगा। अपने वालिद से कहता है कि परेशानी देखने के लिए मैं जीवित ना रहूं ये मैं नहीं कह सकता, भगवान करे परेशानी से पहले मैं भी चला जाऊं, मुझे अपने पास बुला ले। लेकिन एक बात मैं आपको पुख्ता कह देता हूं, आपके ऊपर ये बात तो साबित कर सकता हूं मैं, आप समझ लीजिए इस बात को कि आप जो भी तय कर जाएंगे, जो भी फैसले ले लेंगे, कमला प्रसाद को उसमें जरा सा भी एतराज ना होगा। कमला प्रसाद आपके फैसलों को कभी भी रद्द बदल नहीं करेगा, कभी भी उलट पुलट नहीं करेगा। मुझ पर भरोसा रखिए, जो आप कर जाएंगे, जिसके लिए कर जाएंगे, वो मुझे कबूल है। आप घर के मालिक हैं, आप ही ने दौलत पैदा की है, आपको इस पर पूरा इख्तियार है। तजवीज करने के पेशतर में जो चाहे कहूं, जब आप एक बात तय कर देंगे तो मैं उसके खिलाफ जुबान तक ना हिलाऊंगा। तजवीज पेश करने के तजवीज के पेशतर यानी पहले जब बात चल रही है, आपने तजवीज पेश की है किसी काम की, अब अभी बहस हो रही तो मैं अभी बोल रहा हूं। लेकिन जब आपने एक बार तय कर दिया, आपने किसी काम को फिक्स कर दिया कि ये काम ऐसा करना है, तो मैं उसके अंदर रत्ती बराबर भी फेरबदल नहीं करूंगा, उस फैसले को आपकी उलट पुलट नहीं करूंगा। भरोसा दिलाते हैं अपने वालिद को कमला प्रसाद। बद्री, तो कल 4000 रुपए पूर्णा के नाम बैंक में जमा कर दो और यह शर्त लगा दो कि वो असल से कुछ ना ले सके, उसके बाद रुपए हमारे हो जाएंगे। कमला को गोया चोट सी लगी, बोले खूब सोच लीजिए। कमला ने कहा कि आप जो फैसला कर देंगे वो मुझे कबूल है, मैं मान लूंगा। उसी वक्त बद्री प्रसाद कहते हैं तो फिर ऐसा करो, तुम कह रहे हो कि मेरे हर फैसले आपको कबूल हैं, कोई फेरबदल नहीं करोगे, रत्ती बराबर भी इधर से उधर फैसले को नहीं सरकाओगे, तो यूं करो कि कल ही किसी बैंक के अंदर जाओ और पूर्णा के नाम पर उस बैंक में 4000 रुपये जमा करा दो और ये शर्त लगा दो कि इसका जो सूद है वो पूर्णा को मिलता रहे और इसी से इसकी जिंदगी गुजर बसर होती रहे। सूद के अलावा असल रकम से 1 रुपया भी इसको नहीं देना है। इसके बाद जब इसका इंतकाल हो जाए तो वो रुपया वापस हमारा हो जाएगा, हम वापस 4000 रुपये ले लेंगे। ये बात सुनकर कमला को चोट लगी। 4000 रुपये की रकम बड़ी रकम होती है। दर्द हुआ उसको कि वालिद से मैं बात कर रहा हूं और ये 4000 की रकम मुझसे ले रहे हैं, बहुत बड़ी रकम थी। वालिद से कहते हैं खूब सोच लीजिए, यानी 4000 रुपये की बड़ी रकम है, अभी भी वक्त है अपने पास, सोच लो, आराम से कर लेंगे। वालिद कहते हैं, बद्री प्रसाद ने तस्फिया के लहजे में कहा, तस्फिया सफाई पेश करने के लहजे में जो बात कही है उसकी सफाई दे रहे हैं। वो कहते हैं खूब सोच लिया है, देखना सिर्फ यह है कि वो इसे मंजूर करती है या नहीं। कमला, क्या उसकी मंजूरी में भी कोई शर्त है? बद्री प्रसाद कह रहे हैं कि हमने तो खूब सोच लिया, अब तो मुद्दा यह है कि पूर्णा इन रुपयों को मंजूर करती है या नहीं करती, हमारी तजवीज़ को वो कबूल करती है या नहीं करती। तो कमला कहते हैं कि वो क्यों कबूल नहीं करेगी, क्या वो भी कोई शर्तें लगाएगी? 4000 रुपये का इंतजाम उसके लिए हो रहा है, मुस्तकिल उसकी इनकम शुरू हो रही है, उसका घर खर्च के अंदर पैसे हम दे रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा शख्स है जो आते हुई लक्ष्मी को मना कर दे, पैसों के लिए मना कर दे? ऐसा कोई दुनिया के अंदर नहीं है। तो पूर्णा मना नहीं करेगी, कमला प्रसाद का नजरिया है। अब बद्री प्रसाद का जवाब देखिए, बद्री प्रसाद क्या कहते हैं। बद्री प्रसाद ने हिकारत आमेज लहजे में कहा, हिकारत भरे लहजे में कह रहे हैं, तुम्हारी ये बुरी आदत है कि तुम सबको खुदगर्ज समझने लगते हो। कोई शरीफ आदमी दूसरों का एहसान सर पर नहीं लेना चाहता, इंसान की फितरत ही ऐसी है। गए गुजरों की बात जाने दो, लेकिन जिसमें खुददारी का जरा भी शाइबा है वो दूसरों से मदद नहीं लेना चाहता। डांट रहे हैं फिर से बद्री प्रसाद अपने बेटे को कि तुम्हारी बहुत बुरी आदत है कि हर आदमी को तुम खुदगर्ज समझते हो, कि वो हर चीज तुम्हारी कबूल कर लेगा, ऐसा नहीं है। अगर गए गुजरों की बात छोड़ दो तो दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो बगैर बात किसी की मदद लेना चाहे, किसी का एहसान लेना चाहे। क्या कोई एहसान लेना चाहेगा किसी का?
ज़बरदस्ती बैठे बिठाए एहसान कोई नहीं लेना चाहता। किसी का एहसानमंद रहना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा बोझ होता है। ये तो मदद करने वाले मदद कर देते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जो परेशान हाल हैं, वो अपनी गरीबी और परेशान हाली किसी के सामने जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मदद कर देगा कोई तो वो एहसानमंद हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में अगर कुछ बेगैरत लक्ष्य कम किस्म के लोग हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर इंसान किसी का एहसान नहीं लेते। खुददारी का ज़रा भी शाइबा है, शाइबा यानी थोड़ा सा भी हिस्सा, जुजू, थोड़ी सी भी उसमें आमेजिश है, खुददारी है इंसान के अंदर, तो वो किसी का एहसान नहीं लेगा। मुझे तो शक नहीं बल्कि यकीन है कि पूर्णा कभी इस पर रजामंद नहीं होगी। इनको पता है कि पूर्णा भी खुददार है, वो भी अपनी बात को सही तरीके से कहती है, उसमें कभी हमने लालच नहीं देखा, उसमें कभी हमने बेईमानी नहीं देखी। तो मुझे तो शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि वो इस पेशकश को कबूल नहीं करेगी, वो हमारी तजवीज़ को रद्द कर देगी। वो मेहनत करेगी लेकिन जब तक मजबूर ना हो जाए हमारी मदद कबूल नहीं करेगी। प्रेमा ने बड़े जोश से कहा, मुझे भी यही शुबा है, मुझे भी यही लग रहा है, इसी बात का शक है कि वो हमारी मदद कबूल नहीं करेगी। राजी होगी भी तो बड़ी मुश्किल से, वो मानने वाली नहीं है, बड़ी खुददार किस्म की वो लड़की है, तो वो इस मामले पर राजी नहीं होगी। बदरी, तुम उससे इसका जिक्र करना कल ही। किससे कह रहे हैं? प्रेमा से, कि तुम उससे बात तो करना, वो क्या कहती है, उसका नजरिया भी सामने आए। तो प्रेमा जवाब देती है, नहीं दादा, मुझसे ना बनेगा। वो और मैं दोनों ही अब तक बहनों की तरह रही हैं, मुझसे इस तरह की गुफ्तगू अब कैसे होगी? मैं तो रोने लगूंगी। अगर ऐसी बात मैं उसके सामने जाकर कहूंगी तो मैं अपने दिल को काबू में नहीं रख पाऊंगी। मेरी सहेली है, राजी खुशी हम साथ बैठते थे, कोई दुख दर्द उसको नहीं था, हंसी खुशी थी। अब मैं जाके और उसके ऊपर ऐसी दर्दमांदा और एहसान मंदाना बातें करूंगी तो मुझसे कैसे होंगी? मैं कैसे उसके ऊपर एहसान वाली बातें कर सकूंगी? मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी, मैं तो रो पड़ूंगी उसके सामने। तो ये तो आप ही करें या किसी और से करवाएं। बदरी, तो मैं ही तय कर लूंगा, यानी मैं चला जाऊंगा, मैं ही उससे बात कर लेता हूं पूर्णा से कि तुम मंजूर है या नहीं, तुम हमारी पेशकश लोगी या नहीं लोगी। हाँ, कल शायद मुझे फुर्सत ना मिले, तब तक तुम्हारी अम्मा से बातें होंगी, मेरा ख्याल है वो राजी हो जाएगी। अब बद्री कहते हैं कि मैं जाके बात कर लूंगा पूर्णा से, तो अब कल तक तो मुझे फुर्सत नहीं है, कल के बाद में पूर्णा से बात करूंगा। हाँ, कल अम्मा से बात कर लूंगा, क्योंकि अम्मा को भी तो बताना है मसला ये, अम्मा भी क्या पता राजी हो या नहीं हो। तो कल अम्मा से बात कर लेंगे, अम्मा से जो चाहती है अम्मा, उनकी बातें भी जान लें और उनको भी राजी कर लेंगे। कमला प्रसाद खानादारी के इंतजाम में अपने को लासानी समझते थे। खानादारी, घर के कामकाज का इंतजाम करना, घरेलू कामों के जो होते हैं सौदा वगैरह, खरीद फरोख्त, और जो दूसरे घर के काम होते हैं, ये अपने आप को लासानी समझते थे। लासानी, जिसकी कोई मिसाल नहीं हो, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे कि मुझसे बेहतर इंतजाम कोई नहीं कर सकता, घर के इंतजाम को मैं बखूबी निभा सकता हूं, बखूबी अंजाम दे सकता हूं। यूं तो अकल में वो अपने को अफलातून से रत्ती भर कम ना समझते थे, लेकिन खानादारी में तो उनका कमाल मुसल्लिमा था। हर चीज में अपने आप को आगे समझते थे, अक्ल में भी अपने आप को आगे समझते थे, और अफलातून से रत्ती बराबर अपने आप को कम नहीं समझते थे। जितना अकलमंद अफलातून था, इतने ही अकलमंदी अपने आप को मानते हैं। लेकिन खानादारी के अंदर अब ये अकलमंद तो मानते हैं, लेकिन इनको लोग अकलमंद मानते हैं ऐसा नहीं है, ये खुद को अकलमंद मानते हैं। दूसरे लोगों का क्या नजरिया इनके लिए वो अलग अलग है, लेकिन खानादारी में घर के इंतजामात के अंदर इनकी जो महारत है वो मुसल्लिमा है। मुसल्लिमा तस्लीम की गई, सभी इनका लोहा मानते हैं, सभी इनकी बात को मानते हैं कि हाँ, घर के कामकाज के अंदर, खरीद फरोख्त के अंदर, रुपये पैसे की ऊपर नीचे करने के अंदर इनको महारत हासिल है, ये इस मामले में बहुत आगे हैं। सिनेमा रोज देखते थे, मगर क्या मजाल जो जेब से एक पैसा भी खर्च करें। आपने देखा, रोज सिनेमा देखते थे, नवाबी शौक था, बिला नागा कभी इनकी सिनेमा छूटती नहीं थी, और इसी मसले के ऊपर अपनी बीवी से भी लड़ते थे, लेकिन कभी भी जेब से एक रुपया खर्च नहीं किया। मैनेजर से दोस्ती कर रखी थी, और उसकी दोस्ती की वजह से वो फ्री के अंदर जाकर ये सिनेमा देखा करते थे। मैनेजर से दोस्ती कर रखी थी, उसके यहां कभी कभी दावत खाकर आया करते थे। मैनेजर से दोस्ती कर रखी थी, सिनेमा तो फ्री है, बल्कि कभी कभी उसके यहां पर खाना भी खाई जाते थे।
पैसों का काम धेलों में निकालते थे और बड़ी खूबसूरती से कभी कभी लाला बद्री प्रसाद से इस मामले में उनकी ठन भी जाया करती थी, अपनी कंजूसी की वजह से। ये कंजूस थे, जितना रुपया खर्च होता है उसमें से भी बचाने की कोशिश करते थे, हर काम के अंदर ही कभी बेशी किया करते थे। इस वजह से कई बार लाला बद्री प्रसाद से भी इनकी ठन जाती थी, क्योंकि लाला बद्री प्रसाद तो खर्च करने वाले आदमी थे, लोगों की मदद करते थे, मोहताजों के अंदर पैसे बांटते थे, खाना बांटते थे। अब ये काम कमला प्रसाद से नहीं होते थे। इस बात के ऊपर दोनों में आपस में ठन जाती थी, कई बार ठन जाती थी। बूढ़े लाला जी बेटी की इस तंग दिली पर कभी कभी खरी खरी सुना डालते थे। खरी खरी कहना, साफ साफ कहना, बातें सुनाना, सच्चाई बयान कर देना। लाला जी अपने बेटे की तंग दिली के ऊपर, तंग दिली कंजूसी, दिल का तंग होना, एक होता है दिल का फराग होना, हर चीज को बांटने का मादा होना, और एक होता है हर चीज को अपने अंदर दबा के रखने का मादा। वो तंग दिली है, वो कंजूसी है। बेटे के अंदर कंजूसी थी, बाप के अंदर फराख दिली थी। इस मामले में दोनों के अंदर बहस होती रहती थी, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कमला प्रसाद समझ गए कि लाला जी इस वक्त कोई एतराज न सुनेंगे, बल्कि एतराज उन पर उल्टा ही असर पड़ेगा। जब ये बहस चल रही है कि 4000 रुपए पूर्णा के खाते में डाल दें, तो उस वक्त तो ये खामोश हो गए बोल के कि सोच लीजिए क्या होगा आगे, हमें मालूम नहीं। तो इन्होंने मामला उस वक्त रफा दफा कर दिया। उनको ये पता था कि अगर मैं अभी बहस करूंगा तो और उल्टा मेरे बाबूजी मुझसे नाराज हो जाएंगे, उनकी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए उन्होंने मसलहत से काम लेने का इरादा किया। मसलहत, हिकमत से, कुछ तजवीज़ करके, कुछ सोच के, दानिशमंदाना, यानी बाद में सोचेंगे और इस 4000 रुपये वाले मामले को हम टालने की कोशिश करेंगे। अलग सुबह यानी सुबह जल्दी पूर्णा के दरवाजे पर जाकर आवाज दी। पूर्णा पहले तो उनसे पर्दा करती थी, मगर अब बहू बनकर बैठने से काम ना चल सकता था। उन्हें अंदर बुला लिया। कमला बाबू अंदर जाकर चारपाई पर बैठे थे। एक लम्हे में पूर्णा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। पूर्णा की पेशानी घूंघट से ढकी हुई थी, लेकिन दोनों नम आंखें तशक्कुर से भरी हुई जमीन की तरफ गड़ी थी, जमीन की तरफ देख रही थी। अब पूर्णा के घर का हाल बता रहे हैं। बाबू कमला प्रसाद ने मसलहत से काम लेने की सोची, दानिशमंदी से काम लेने की सोची। उन्होंने सोचा मैं अपनी अक्ल लगा के यहां भी अपने रुपये बचा लूंगा, क्योंकि हर जगह वो महारत हासिल रखते थे, रुपये बचाने के अंदर महारत थी उनको। उन्होंने सोचा कि 4000 रुपये बहुत बड़ी रकम है, ये मैं नहीं जाने दूंगा। इसलिए सुबह ही सुबह कमला के घर चले गए, सुबह ही सुबह पूर्णा के घर चले गए। किस लिए? पूर्णा को समझाने के लिए कि वो यहां से चली जाए। अगर पूर्णा चली गई, यहां रही नहीं, तो 4000 रुपये किसको देने पड़ेंगे? वो चाहते थे कि पूर्णा यहां से अपने मायके चली जाए या कहीं और चली जाए। उनको ये नहीं था कि आगे जाके क्या इसकी बदहाली होगी, उससे मतलब नहीं था। वो तो सिर्फ अपना रुपया बचाना चाहते थे, अपना पैसा बचाना चाहते थे कि किसी तरह पूर्णा यहां से चली जाए। अगले दिन सुबह ही सुबह ये पूर्णा के घर चले गए, आवाज दी, पूर्णा बाहर आई। पहले तो वो उनसे घूंघट करती थी, सामने नहीं आती थी, लेकिन अब मजबूरी है, कौन है घर में सामने बैठने वाला, बात करने वाला। तो अब बहू बनकर काम नहीं चलेगा। बेलायन को, कमला प्रसाद को कुर्सी पर बैठाया और सामने खुद भी खड़ी हो गई। आंखें नम थी, क्योंकि कमला प्रसाद वसंत कुमार के दोस्त थे। कमला प्रसाद के आने की वजह से इनको वसंत कुमार की भी याद आ रही थी, तो आंखें आंसुओं से नम थी, सामने खड़ी हो गई। चेहरा जो है नीचे की तरफ है, आंखें नीचे जमीन में गड़ी हुई हैं, कुछ नहीं बोल रही है। खामोशी से पूर्णा इनके सामने खड़ी हुई है। कमला उसे देखकर सकते में आ गया। वो इस इरादे से आया था कि उसे किसी तरह से यहां से टाल दूं, मैके चले जाने की तहरीक करूं। उसे उसकी जरा भी परवाह ना थी कि आइंदा उसे बेकस का क्या हश्र होगा। कमला का इरादा मैंने आपको बताया, उसका यह इरादा था कि वहां जाके उसको समझाऊं और अपने मायके इसको भेज दूं, यहां से इसको बजा दूं कि ये चली जाएगी कहीं तो मुझे पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब उसने उस बेचारी विधवा को देखा, उस लाचार विधवा को देखा, बेवा को देखा, इनका दिल के अंदर दर्द जाग गया। आंखों से इनके भी आंसू जारी हो गए। अपने अंदर ही सोचने लगे कि मैं क्या कर रहा हूं। एक लाचार बेवा जिसका कोई सहारा नहीं है, कोई उसको रखने के लिए तैयार नहीं है, और उसके साथ मैं ये सलूक करने वाला था, उसको यहां से भगाने वाला था। उसको देख के सकते में आ गए। उसकी जो हालत हो रही थी, वो जो उसकी खामोशी थी, वो जो उसकी पूर्णम आंखें थी, ये देखकर ये भी घबरा गए, ये भी परेशान हो गए। उसके गुजर बसर कैसे होगी, क्योंकि उसको निकालना चाहते थे, उनको पता नहीं था।
और ये जैसे चेहरे पर यहाँ से चली जाए तो बढ़िया है, आगे की जिंदगी से इनको कोई मतलब नहीं था। ना तो ये पता था कि क्या हश्र होगा आने वाले वक्त के ऊपर, इसके साथ गुजर बसर कैसे होगी, उसकी हिफाजत कौन करेगा। वो उस वक्त अपने यहाँ से टालकर अपने सर का बोझ हटा देना चाहता था, लेकिन उस बेवा की भोली भाली मासूम सूरत देखकर उस तंगदिली पर गैरत आई, उसे अपनी तंगदिली पर गैरत आई, अपनी कंजूसी पर गैरत आई कि मैं कैसा हो गया हूं। ये मेरे वालिद फराख दिल हैं, लोगों की मदद करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं लोगों को, और मैं इतना तंग दिल हो गया हूं कि इस बेवा का दर्द मैं नहीं देख पा रहा हूं। इस बेवा को मैं यहां से निकालने के लिए आया हूं। बस इन्होंने अपना इरादा वहीं पर छोड़ दिया। कौन आदमी ऐसा संग दिल है जो किसी गुले नाजुक को तोड़कर भाड़ में झोंक दे। गुले नाजुक फूल को तोड़कर भाड़ में झोंक देना, भाड़ जहां पर आग ही आग हो। ऐसा कोई संग दिल नहीं है, पत्थर दिल कोई नहीं है जो नाजुक चीज को सख्ती के अंदर डाल दे। जिंदगी में पहली बार उसका दिल हुस्न से मुतासिर हुआ। अंधेरे घर में चिराग जल उठा। तुम्हें अब यहां अकेले रहने में बड़ी तकलीफ होगी। उधर प्रेमा भी अकेली घबराया करती है, अगर तुम भी जाकर उसके साथ रहो तो क्या हर्ज है। दर्द जागा दिल के अंदर, लेकिन आंखों में कुछ और ही चल रहा था, उसके जहन में कुछ और ही चल रहा था। पूर्णा बहुत खूबसूरत थी, हसीन थी। अब घूंघट इनका इतना नहीं था, पूर्णा का चेहरा ये देख पा रहे थे। चेहरा देखकर इनके हवास उड़ गए। इतनी खूबसूरत ये खातून थी पूर्णा, उससे बहुत मुतासिर हुए और इनके दिल के ऊपर बड़ा जख्म लगा, बड़ा दाग लगा। अब ये पूर्णा से मोहब्बत के अंदाज में पेश आ रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि यहाँ पर अकेली तुम क्या करोगी, प्रेमा भी वहाँ पर अकेली है, घर चलो और प्रेमा के साथ अपनी ज़िंदगी आगे की गुजर बसर करो। पूर्णा सर नीचे किए एक लम्हे तक सोचने के बाद बोली, हरज क्या है यहाँ भी तो आप ही लोगों के भरोसे पर पड़ी हुई हूँ। पूर्णा कह रही है कि मैं वहां जाकर क्या करूंगी, इसमें हरज ही क्या है, यहां पर भी तो आप ही मेरी मदद करते हैं, आपके भरोसे ही मैं यहां पर पड़ी हूं। जो मेरी जिंदगी चल रही है ये आपके रहमो करम के ऊपर है, आपके वालिद के रहमो करम पर है। तो कमला कहता है तो आज चली चलो, बाबूजी को भी यही ख्वाहिश है, मैं जाकर आदमियों को असबाब ले जाने के लिए भेज देता हूं। वो कहते हैं जब हरज नहीं है, यहां रह रही हो तो हमारे घर भी रह सकती हो, चलो तो फिर अभी चलो। बाबूजी से मैंने बात कर ली, बाबूजी भी ख्वाहिशमंद हैं, मैं अभी आदमियों को भेज देता हूं जो आपका सामान वहां मेरे घर तक ले जाएंगे। पूर्णा, नहीं बाबूजी इतनी जल्दी ना कीजिए, सोच लेने दीजिए। पूर्णा मना कर दिए, मैं सोच लूं, थोड़ा फिक्र कर लूं, उसके बाद चलेंगे। तो कमला कहता है इसमें सोचने की कौन सी बात है, यहां अकेली कैसे पड़ी रहूंगी, कैसे यहां पर अपना गुजारा करोगी, किस तरह से मुश्किलों का सामना करोगी, अकेली यहां पर रहती हो, वहां चलो, वहां पर प्रेमा का साथ हो जाएगा, माँ भी है वहां पर, सुमित्रा भी है वहां पर, दूसरे घर के लोग भी है, तो मन बहला रहेगा। पूर्णा, अकेली तो नहीं हूं, मेहरी भी यहीं सोने को कहती है, मेहरी वहीं पास की बुढ़िया है, तो ये कह रही है कि मैं अकेली नहीं हूं, मेहरी भी यहां सोने के लिए आ जाती है और वो भी मेरे साथ रहती है। कमला, अच्छा वो बल्लुगमा, हाँ बुढ़िया है तो सीधी मगर टर्री है। मेहरी का नाम कोई बल्लू होगा, बिल्लू होगा, तो वो कहता है कि अच्छा वो बिल्लू, हाँ बुढ़िया तो है लेकिन बड़ी टर्री है। टर्री टटर करने वाला, बक बक करने वाला। आखिर मेरे घर चलने में तुम्हें क्या पसोपेश है, क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही हो, क्यों परेशान हो रही हो। पसोपेश आगे पीछे होना, ऊपर नीचे होना, परेशान होना, कश्मकश में पड़ जाना, जद्दोजहद में पड़ जाना। तो कह रहा है कि चलो तुम यहां पर क्यों बैठी हो, क्यों परेशान होती हो। पूर्णा, कुछ नहीं, पसोपेश क्या है, क्या सोच विचार है, मैं तो नहीं जानती, कुछ भी सोच विचार नहीं है, थोड़ा वक्त दो, मैं चलूंगी। कमला, तो आदमियों को जाकर भेज दूं। पूर्णा, भेज दीजिएगा, भी जल्दी क्या है। कमला, तुम नाहक कितना सोचा करती हो। पूर्णा, क्या तुम समझती हो कि तुम्हारा जाना मेरे घर के और लोगों को बुरा मालूम होगा। समझा रहा है उसको कमला प्रसाद कि चलो, लेकिन वो मना करे जा रही है कि नहीं अभी नहीं, बाद में मैं आ जाऊंगी, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। कमला कहता कि नहीं अभी चलो, मैं आ गया हूं तो लेने के लिए। अब फिर पूर्णा जब मना करती है बार बार कि बोले कोई पसोपेश नहीं है, मैं आ जाऊंगी, तो ये कहता है कि तुम नाहक इतना सोचा करती हो पूर्णा, तुम चलो अभी मेरे साथ। घर के तुम सोचती हो कि घर वाले राजी नहीं होंगे। ये बात ही पूर्णा सोच रही थी। पूर्णा को भी ये अंदाजा था कि घर वाले राजी नहीं होंगे।
कमला का कयास दुरुस्त था। कयास यानी उसका अंदाज़ा, जो उसने सोचा था उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। पूर्णा भी यही सोच रही थी कि घर वाले नाराज़ होंगे, इसलिए वो आने से मना कर रही थी। पूर्णा को वाकई यही इतराज़ था, मगर वो लिहाज के सबब इसे जाहिर ना कर सकती थी। उसने समझा बाबूजी ने मेरे दिल की बात ताड़ ली है। उससे वो नादिम हुई। उसके मन में यही चल रहा था कि मैं जाऊंगी, घर वाले नाराज़ होंगे, इस वजह से बोल नहीं पा रही थी, शर्म हया की वजह से। फिर उसको ये ख्याल आया कि कमला प्रसाद ने मेरी बात, मन की बात जो थी वो एहसास कर ली है, उसने ताड़ ली है, समझ गए कमला प्रसाद कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। तो अपनी इस बात के ऊपर वो नादिम हुई। नादिम यानी नदामत महसूस करना, अपने आप के अंदर कमतरी महसूस करना, अपनी गलती कबूल कर लेना। बाबू साहब के घर वालों के मुतालिक ऐसा ख्याल उसे नहीं होना चाहिए था। वो अपने सोच के ऊपर नादिम हो रही है, अपनी सोच के ऊपर शर्मिंदा हो रही है कि मैं सोच रही थी कि उनके घर वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे, मेरी सोच गलत है, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे कबूल कर लेंगे। मगर कमला प्रसाद ने उसके पसोपेश का खात्मा कर दिया। यानी अब उसके जो सोच विचार था, पसोपेश के माने बताए मैंने। पस यानी होता है नीचे और पेश यानी ऊपर, जो ऊपर नीचे हो रही है, यहाँ पर सोच विचार से है, सोच विचार में हो रही है, असमंजस में पड़ रही है, परेशान हो रही कि क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कमला प्रसाद ने इसके इस पसोपेश को खत्म कर दिया है कि तुम ये सोच रही हो कि घर वाले तुम्हें रखने के लिए राजी ना होंगे, ऐसा नहीं है, घर वाले सभी राजी हैं। कहते हैं तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल कुदरती है पूर्णा, यानी तुम सही सोचती हो। हम जब किसी के दूसरे घर रहने जाते हैं और एक शख्स हमें लेके जा रहा है तो ख्याल यही रहता है कि उसके दूसरे घर वाले क्या पता राजी हो या ना हो, और भी तो घर वाले हैं सारे, सबकी राय क्या रहती है, सब अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग तरीका होता है उनका कामों को अंजाम देने का। मगर सोचो मेरे मकान में ऐसा कौन सा आदमी है जो तुम्हारी मुखालिफत कर सके। बाबूजी को खुद ही ख्वाहिश है, मुझे तुम खुद ही जानती हो, पंडित वसंत कुमार से मेरी कितनी गहरी दोस्ती थी, ये तुमसे पोशीदा नहीं है, तुमसे छुपा हुआ नहीं है। समझा रहा है उसको कि तुम बताओ एतराज किसका होगा, बाबूजी तो खुद तुम्हें लाना चाहते हैं, प्रेमा तुम्हारी सहेली है, मुझे भी तुम जानते हो मैं वसंत कुमार का कितना खास दोस्त था, हमेशा वसंत कुमार को अपने पास रखता था मैं। प्रेमा तुम्हारी सहेली है ही, बाबूजी को तुमसे कितनी मोहब्बत है तुम ये जानती हो। अब रह गई सुमित्रा, सुमित्रा के बारे में वो बोलेगा नहीं, सुमित्रा कमला प्रसाद की बीवी है। अब वो कहता है कि रह गई सुमित्रा, उसे जरा बुरा लगेगा, तुमसे कोई पर्दा नहीं, मगर उसकी परवाह कौन करता है, सुमित्रा को बुरा लगेगा। ये बात मैं तुमसे पोशीदा नहीं कर रहा हूं, छिपा नहीं रहा हूं, तुम्हारे सामने खुलकर बता रहा हूं कि बाबूजी भी राजी हो जाएंगे, प्रेमा भी राजी हो जाएगी, मैं भी राजी हूं, माँ को भी मना लेंगे, बस एक सुमित्रा रह गई है। और उसे बुरा भी लगेगा तुम्हारा वहां जाना, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं करता, उसकी राय की हमारे घर में कोई अहमियत नहीं है। उसे खुश रखने का भी तुम्हें एक गुर बता देता हूं, गुर यानी एक टेक्निक बता देता हूं तुम्हें, एक मंत्र बता देता हूं। उस मंत्र के जरिए तुम सुमित्रा को हमेशा खुश रख सकती हो, वो तुमसे कभी नाराज नहीं होगी। कभी कभी ये मंत्र पढ़ दिया करना, वो तुम्हारी बुराई ना करेगी। और मंत्र क्या था, वो कहता है कि बस उसकी खूबसूरती की तारीफ कर देना, तुम ये ना समझना कि तारीफ करने से वो समझ जाएगी कि ये मुझे बना रहे हैं, तुम तो बस उसकी तारीफ कर देना, वो अपनी तारीफ की भूखी है। तुम तारीफ में कभी ये सोच के मत कर देना कि कहीं उसके मन में ख्याल आ जाए कि मुझे चढ़ा रही है, मुझे मना रही है, मुझे बेवकूफ़ बना रही है इतनी तारीफें करने की। वो ज़रा सा भी ख्याल नहीं करेगी, जितनी तारीफ उसकी करोगे वो उतना ही खुश होती जाएगी, उतना ही ऊपर जाती जाएगी, और वो तुम्हारे कामों को करती जाएगी, तुमसे खुश होती जाएगी। तुम चाहे जितना सराहो वो उसे ठीक ही समझेगी। सराहना यानी तारीफ करना, तुम उसे जितना सराहो वो उसे ठीक ही समझेगी। इसी मंत्र से मैं उसे नचाया करता हूं, वही मंत्र तुम्हें बताए देता हूं। इस मंत्र के जरिए ही मैं उसको अब तक संभाल रखा है, सारे काम मैं करता हूं, नाराज भी होती है, बस उसकी तारीफें कर दो, वो अपने आप को बड़ी खूबसूरत समझती है, हुस्न की परी समझती है, अपने आगे वो किसी को अपने जैसा नहीं मानती है। उसकी तारीफ कर दोगे वो तुमसे खुश रहेगी। और तारीफ करने का भी तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये मत सोचना कि इसको तारीफ बुरी लगेगी, कितनी ही तारीफ करो, कितनी ही इसके सामने इसकी भलाइयाँ करो, इसको कभी बुरी नहीं लगेगी। इसको ऐसा एहसास नहीं होगा कि मेरे सामने बनावटी तारीफ कर रहे हैं, बनावटी तारीफ को भी ये अपने लिए सच मानेगी। तो तुम इसकी तारीफ करते रहो, सुमित्रा तुमसे खुश रहेगी, और घर के जो दूसरे अफराद हैं वो तो तुमसे खुश हैं ही। तो अब जो तुम्हारा एतराज़ था वो एतराज़ ख़त्म हो जाना चाहिए, और अब तुम मेरे साथ
हमारे घर चलो। वो पूर्णा को लाने के लिए तैयारी करते हैं, पूर्णा को अपने घर लाने के लिए रजामंद करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। अब पूर्णा जाने के लिए तैयार हो जाएगी। देखिए आगे कहते हैं, पूर्णा को हंसी आ गई, बोली, आप तो उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, भला ऐसा कौन होगा जिसे इतनी समझ ना हो। जब कमला प्रसाद कहते हैं कि तुम तो उनकी तारीफ करते रहे ना, और चाहे झूठी तारीफ करो, खूब बड़ा चढ़ाकर बातें करो, जितनी तारीफ करोगी तो उनको जरा सा एहसास नहीं होगा कि मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे सामने झूठी तारीफें कर रहे हैं। खूब खूबसूरत उनको बताओ, तरह तरह की तारीफें उनकी करो, लेकिन उनको जरा सा भी एहसास नहीं होगा कि मेरी बुराई हो रही है या मेरी तारीफ के नाम के ऊपर मुझे बनाया जा रहा है, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इस बात को सुन के पूर्णा को हंसी आ गई। हंस रही है पूर्णा कि कोई ऐसा भी शख्स हो सकता है दुनिया के अंदर जो अपनी झूठी तारीफ सुनकर पहचान ना सके और वो ये कहे कि खुश हो जाए उन तारीफों से। ये पूर्णा को यकीन नहीं आ रहा था, तो वो हंस पड़ी। वो बोले, आप तो झूठ बोल रहे हो कमला प्रसाद से। कमला, इतनी समझ को तुम मामूली बात समझ रही हो? तुमको यह सुनकर ताज्जुब होगा, मगर अपनी तारीफ सुनकर इतने मतवाले हो जाते हैं कि फिर हम में अच्छा और बुरा समझने की तमीज़ ही नहीं रह जाती। तो ये फिर इंसान की फितरत के बारे में बात करते हैं कमला प्रसाद कि इंसान चाहे कैसा भी हो, अच्छाई और बुराई को समझने वाला हो या ना हो, तमीज़ हो या नहीं हो, लेकिन यह खासियत तो इंसान में होती है कि जब उसकी तारीफ करो तो वो अच्छे और बुरे की तमीज़ करना भूल जाता है। जब तारीफें करते हैं इंसान की तो बड़ा खुश हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि चाहे आपको अंदाज़ा हो जाए कि मेरी झूठी तारीफ है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती है, अंदर थोड़ा थोड़ा सा गुदगुदी सी होती है कि देखो मेरी तारीफ की जा रही है, मेरे बारे में बातें की जा रही हैं, मुझे खुश करने के लिए ये तैयारी की जा रही है। तो बद्री प्रसाद इंसानी फितरत के बारे में बात करने लग जाता है। कमला प्रसाद कहते हैं कि इंसान क्या सोचता है वो उन्हें अच्छी तरह मालूम है। बड़े से बड़ा महात्मा भी अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूल उठता है। हाँ, तारीफ करने वाले के लफ्जों में भक्ति, अकीदत की झलक होना जरूरी है। यानी बिल्कुल डूब कर तारीफ करे, अगर तारीफ बुराई वाली ना हो, डूब कर भक्ति के अंदाज में तारीफ करें, अकीदत के अंदाज में तारीफ करें। ये भक्ति बच्चों भक्ति है, हिंदी में इसको भक्ति कहा जाता है। भक्त बन जाएं, बिल्कुल इतनी तारीफें करें तो जिसकी भक्ति की जा रही है वो तो खुशी से फूला ना समाएगा, वो तो फिर खुश होगा, उसके खुश होने का नहीं होने के कोई मामला ही नहीं उठता। अगर ऐसा ना होता तो शोरा को झूठी तारीफों के पुल बांधने के लिए राजा महाराजा इनाम और इकराम क्यों देते थे? शायर रखे जाते थे दरबार के अंदर और राजा महाराजा उनसे शायरी करवाते थे, अपने कसीदे लिखवाते थे, अपने बारे में बातें करवाते थे और वो खूब तारीफें करते, तारीफों के झूठे झूठे पुल बनाते। राजा ने कभी शिकार के ऊपर खरगोश ही नहीं मारा हो, लेकिन ऐसी तारीफें की जाती थी कि ये तो शेर को मारने वाले बहादुर हैं, ये तो हाथी को भी अपने सामने देखकर नहीं डरते हैं, बड़े से बड़ा जानवर इनके सामने आ जाए तो ये नहीं डरते हैं। वो शायर इस तरह की तारीफ राजाओं की करते थे। तो कमला प्रसाद कहते हैं कि बताओ, राजा साहब तमंचा आवाज सुनकर चौंक पड़ते हैं, तमंचे की आवाज सुनकर चौंक पड़ते हैं और कानों में उंगली डाल लेते हैं और घर में भाग जाते हैं। मगर दरबार का शायर शुजाअत में अर्जुन और द्रोणाचार्य से दो दो हाथ ऊंचा उनको बता देता है। तो राजा साहब खुशी से फूल जाते हैं, तो राजा साहब की बाँछें खिल जाती हैं। मैंने आपको बताया कि चाहे कितना ही बुज़दिल हो, शिकार के ऊपर जाने का शौक हो, जाता हो शिकार के ऊपर, लेकिन खरगोश ही नहीं मारा हो कभी, खरगोश मारने के बाद भी गोली की आवाज़ सुन के अपने कान बंद कर लेता हो, लेकिन जब दरबार के अंदर उसकी आमद होती है और दरबार में जो शायरी पढ़ने वाले उसके नौकर होते हैं, जो शायर होते हैं, जो उससे महाना फीस लेते हैं, शायरी लिखने की तनख्वाह लेते हैं, उनसे पूछिए कि राजा कैसे हैं, वो बहुत बड़ा चढ़ाकर बता देगा। शुजाअत के अंदर ये कह रहे हैं कि अर्जुन और द्रोणाचार्य से बढ़कर बता देगा। अर्जुन और द्रोणाचार्य ये महाभारत कहानी के किरदार हैं और जो बड़े बहादुर हैं, अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, अपनी अच्छी निशानेबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो इनसे भी बढ़कर राजा को बता दिया जाता है। इन्हें मतलब ख्याल नहीं होता कि मेरा मजाका उड़ाया जा रहा है। ऐसी तारीफों में हम अल्फाज को नहीं, उनके छिपे हुए जज्बात को देखते हैं। सुमित्रा रंग रूम में अपने बराबर किसी को नहीं समझती। अब कमला प्रसाद वापस अपनी बीवी पे आ गए। राजा की अपने मिसाल दी कि तारीफ सुनना हमारी फितरत में है, हम खुश हो जाते हैं, हमारी बाँछें खिल जाती हैं तारीफ सुनकर, हम फूले नहीं समाते हैं, हमारी जितनी तारीफें करो उतनी कम है। और ये बात सुमित्रा के अंदर भी है। सुमित्रा की जितनी तारीफें करो वो तारीफें सुनती ही रहेगी।
वो खूबसूरती के अंदर रंग रूप में अपने आगे किसी को समझती ही नहीं है, अपने आप को वो हुस्न की परी समझती है। हालांकि वो ऐसा नहीं समझती थी, लेकिन कमला प्रसाद का नजरिया भी तो आपके ऊपर जाहिर करना है ना। कमला प्रसाद सुमित्रा के बारे में क्या ख्याल रखता है, क्या सोचता है, कमला प्रसाद की नजरिया क्या है, वो भी तो यहां पर बताना है। तो ये खूब बड़ा चढ़ा के प्रेमचंद यहां पर कमला प्रसाद के किरदार की तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं कि कमला प्रसाद क्या सोचता है। तो कहता है कि सुमित्रा रंग रूप में अपने बराबर किसी को नहीं समझती है, उसे न जाने ये खप्त कैसे हो गया। ये कहते हुए बहुत रंज होता है, मगर ऐसी औरत के हाथों मेरी जिंदगी खराब हो गई। मुझे मालूम ही नहीं कि हुआ के मोहब्बत किसे कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बदनसीब आदमी हूं, शायद पिछले जन्म के गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा हूं। सुमित्रा से बोलने को जी नहीं करता, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहता कि घर में कोहराम न मच जाए। लोग समझते हैं कि आवारा हूं, तफरीह के लिए सिनेमा और थिएटर जाता हूं, लेकिन तुमसे सच कहता हूं कि पूर्णा, मैं इन तमाशों में महज अपने दर्द को बहलाने के लिए जाता हूं। यहां पर अब सुमित्रा का मजाक उड़ाते उड़ाते पूर्णा के सामने कमला प्रसाद अपने दिल का दर्द बयान कर रहे हैं। हालांकि जो दुख दर्द है ये खुद इनकी वजह से हैं, इनकी फितरत की वजह से है, इनकी आदत और अतवार की वजह से हैं, इनकी चाल चलन की वजह से ये खुद भी दुखी हैं और इनकी जो बीवी है वो भी दुखी है, सुमित्रा भी दुखी है। लेकिन इल्जाम सारा सुमित्रा के ऊपर धर दिया है। यहां पर कहते हैं कि मुझसे बदनसीब कोई नहीं है कि जो मुझे ऐसी खातून मिली है, ऐसी लड़की से मेरा पल्ला बांध दिया गया है कि जो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती और ना मैं उसके साथ खुश रह सकता हूं। जबकि असल वजूहात आगे वाले हिस्सों के अंदर आपके सामने आएंगी। आगे आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है और किस वजह से ये बातें की जा रही हैं। अपनी गिरसना आरजुओं को और कैसे समझाऊं, दिल की आग को कैसे समझाऊं। कभी कभी जी में आता है कि सन्यासी हो जाऊं और शायद एक दिन मुझे यही करना पड़ेगा। अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कह रहे हैं कि मैं मेरी जलती हुई आरजुओं को, मेरी उठती हुई तमन्नाओं को कैसे समझाऊं, दिल की आग जो लगी रहती है वो कैसे बुझाऊं। मेरा दिल मोहब्बत चाहता है लेकिन मुझे मोहब्बत नहीं मिलती, हमदर्दी चाहता है लेकिन मुझे हमदर्दी नहीं मिलती। घर में जो सुकून होना चाहिए, जो इत्मीनान होना चाहिए, वो कभी भी मुझे नज़र नहीं आता। हमेशा मुझे बेचैनी नज़र आती है, बदएतमादी घर के अंदर नज़र आती हैं, बुराइयां नज़र आती हैं। जी उठ गया है मेरा इस दुनिया से, इस घर से। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। सन्यासी बन जाना यानी सच को, दुनियावी सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाना और भगवान की याद में, अल्लाह की याद के अंदर मशगूल हो जाना, दुनिया से बेजार हो जाना। तो सन्यासी हो जाने की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो मुझे यही करना पड़ेगा। तुम समझती होगी ये हजरत कहाँ का पछड़ा ले बैठे, माफ़ करना, न जाने मैं आज क्यों तुमसे ये तज़किरा करने लगा। आज तक मैंने इन ख्यालात को कभी जाहिर नहीं किया था। हसरत नसीब दिल ही हमदर्दी की उम्मीद होती है, बस ये समझ लो तो मैं जाकर आदमियों को भेज देता हूँ। अब उसके बाद फिर इनको एहसास हुआ कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, तो पूर्णा से शर्मिंदा होते हैं, पूर्णा के सामने मुआफ़ी मांगते हैं कि तुम भी सोच रही होंगी कि मैं क्या बातें, किन बातों का जिक्र तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए था और क्या मैं आया हूँ। बस ये समझ लो कि मेरा दिल इतना डूबा हुआ है, इतना दर्द के अंदर मुब्तला है कि वो मौका देख के फट पड़ा। हालांकि आज से पहले मैंने किसी के सामने ये दर्द नहीं जाहिर किया है। तुम्हें दर्द में मुब्तला देखा, तुम्हें परेशान देखा, तो मेरा दिल की जो परेशानी है वो भी जाहिर हो गई। हालांकि मैंने आपको बताया कि आगे वजूहात सामने आएंगी कि कमला प्रसाद ऐसा क्यों है। वो लालची किस्म का आदमी है, उसको यहां पर कुछ दिख रहा है, पूर्णा के अंदर कुछ दिख रहा है। आगे वाले हिस्से में बताऊंगा मैं कि क्यों पूर्णा के इतनी हमदर्दी जता रहा है, ये क्यों पूर्णा के इतने करीब आना चाहता है। और सुमित्रा भी इससे वाक़फ़ियत हासिल कर लेगी कि क्यों पूर्णा की इतनी हिमायत करते हैं। तो ये कहता है कि बस मैं आदमियों को भेज देता हूं, अपने कहारों को भेज देता हूं तुम्हारा सामान लेने के लिए, बस अब चलो तुम हमारे घर पर और वहीं अपनी जिंदगी गुजर बसर करना, तुम्हारा असबाब उठा ले जाएं। पूर्णा को अब क्या उज़्र हो सकता था, अब पूर्णा को कोई एतराज़ नहीं हो सकता था। उज़्र यानी एतराज़, जो भी एतराज़ थे, शक व शुबहात थे, वो दूर कर दिए गए थे। अब उसको जाने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं था। उसका जी अब भी घर छोड़ने को ना चाहता था, लेकिन अब वो इस तहरीक को ना टाल सकी। उसे ये खौफ भी हुआ कि मेरे इनकार से उनको मलाल ना हो। इस बेकस के लिए इस वक्त तिनके का सहारा भी बहुत था, तो भला इस कश्ती को कैसे हकीर समझती। उसको लगा कि मैं इनकार करूंगा तो इन लोगों का दिल टूट जाएगा। बद्री प्रसाद ने बड़ी तमन्ना के साथ कमला प्रसाद को यहाँ भेजा है मुझे लेने के लिए, बेचारे उनको भी दुख होगा। कमला प्रसाद भी इतनी आजिज़ी कर रहे हैं और फिर इसमें फ़ायदा तो पूर्णा का ही है। यहाँ पर उसको कोई सहारा नहीं है,
ज़िंदगी पता नहीं कैसे गुजर बसर होगी, रोटी रोज़ी का कोई उसको आमद नहीं है कि कहाँ से वो अपना दिन गुजारेगी, क्या खाएगी, क्या पहनेगी। और वहाँ पर तो सारी चीज़ें हैं, अफराद है हर चीज़ों की, वहाँ पर खूब रुपया पैसा है, खूब दौलत है, दौलत की फरावानी है। तो अब जहाँ पर तिनका नहीं मिलता, यहाँ तो पूरी की पूरी कश्ती इसको मिल रही थी। और एक बार पूर्णा का दिल भी चाहा कि इस कश्ती को नहीं छोड़ना चाहिए और बद्री प्रसाद के घर कमला प्रसाद के साथ चले जाना चाहिए। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो उस पार जाने वाली कश्ती नहीं, बल्कि एक खौफनाक दरियाई जानवर है जो उसकी रूह को निगल जाएगा। क्योंकि यहां से तो चली जाएगी, लेकिन आने वाले वक्त के ऊपर उसे पता नहीं है कि क्या उसके साथ होने वाला है। ये जो कमला प्रसाद है, बड़े बेरहम किस्म का आदमी है, बड़ा जालिम है। ये इतनी हमदर्दी इसके साथ क्यों दिखा रहा है, इतनी आजिज़ी इससे क्यों कर रहा है। आया तो था इसको यहां से भगाने, लेकिन जब इसका रूप रंग देखा, इसका चेहरा देखा, इसके हुस्न के जाल में पिघल गया है। अब इसके ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है, इसकी कुर्बत हासिल करने की कोशिश कर रहा है और आगे इससे फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करेगा। बच्चों, यहाँ पर यह बाब मुकम्मल हो चुका है। अगले बाब के अंदर वो हिस्सा दिखाया जाएगा कि जब पूर्णा अपने घर से निकलकर लाला बद्री प्रसाद के घर जाएगी, लाला बद्री प्रसाद के घर फिर उसकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है, किस तरह से ये रहेगी और फिर आगे क्या हादसा इसके सामने पेश आएंगे। वहाँ इसकी मुलाकात सुमित्रा से होगी। अभी कमला प्रसाद ने एक तरफा हाल बयान कर दिया गया है, अब एक तरफा हाल बयान कर दिया है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के हालात बता दिए हैं, बता दिया है कि वो कितनी परेशानी के अंदर ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। अब वहाँ जब जाएगी पूर्णा, तो जब सुमित्रा इससे मिलेगी तब सुमित्रा सच्चाई बताएगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। कमला प्रसाद उसके साथ कैसा रुख इख्तियार करे हुए हैं, किस तरह से उससे बातचीत करते हैं, किस तरह से उससे मेल मिलाप करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।